एक ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, उनकी बातों को सुनकर लोगों ने अपने विचार और जीवन की दिनचर्या को बदलना शुरू कर दिया। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें। उनकी संघर्ष ने लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान की। आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कई आंदोलन छेड़ दिए थे विदेशी कंपनियों के खिलाफ। राजीव दीक्षित, जिनको लोग राजीव भाई कहकर संबोधित करते थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के जीवन को काफ़ी बदल कर रख दिया। और मेरा जीवन तो ऐसे बदला इनकी बातों को सुनकर, मानो जैसे कलम से स्याही निकलकर उससे लिखी गई शब्दों पर निर्भर करती है उसकी अहमियत, ठीक वैसा ही चलो राजीव जी के बारे में जानते हैं क्या कहना है उनके विचारों का। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की जानते हैं। इन्होंने फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक की पढ़ाई की इलाहाबाद से, और फिर उन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया और फिर काफ़ी समय तक CSIR में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में नीदरलैंड गए एक रिसर्च को लेकर, और वहाँ पर इन्होंने जब रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया तब एक डच साइंटिस्ट खड़ा होकर राजीव जी को कहने लगे कि तुम इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हो, अपनी मातृभाषा में पढ़ो। तो वहाँ पर राजीव दीक्षित ने कहा, सर आपको समझ में नहीं आएगा। तो डच साइंटिस्ट ने कहा, मुझे समझ में नहीं आएगा, उससे तुम्हें क्या, तुमको क्या लेना देना, तुम अपनी मातृभाषा में पढ़ो। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आकर गए हैं सब अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़कर गए, फ्रांसीसी फ्रेंच में, जापानीज़ में, तो सब अपनी मातृभाषा में पढ़े। तो तुम अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ रहे हो हिंदी में? अभी तुम दूसरे की भाषा कॉपी कर रहे हो, बाद में तुम किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी कर लोगे। मैं कैसे मान लूँ कि जो तुमने रिसर्च पेपर बनाया है ये सही है, दूसरे का कॉपी नहीं किया होगा? ये बातें राजीव जी को घाव कर गई, एकदम मन में बैठ गया। उसके बाद भारत में आकर इन्होंने एक अलग ही मूवमेंट शुरू कर दिया, कुछ भी करके स्वदेशी लेकर आना ही है। अब उनके मन में ऐसा ही विचार चल रहा था। उसके बाद इन्होंने भारत में युद्ध छेड़ दिया विदेशी कंपनियों के खिलाफ। राजीव जी कहते थे कि उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, राष्ट्र सेवा। उनका मानना था कि भारत का पूरा सिस्टम पश्चिमी देशों का ही है जिसे बदलने की ज़रूरत है। भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकॉले के देन बताते थे जो एक बेकार सिस्टम था। उनसे ही सुनिए क्या कहते हैं मैकॉले के बारे में। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से। इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैकॉले के एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया। गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पैर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आज़ादी के बाद क्या होना चाहिए था? जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे, और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये स्थिति कर गया है मैकॉले भारत का। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में राजीव जी का मानना था कि देश का टैक्सेशन सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यही देश में भ्रष्टाचार की जड़ है। काला धन पर क्या विचार था उनका, और 1000 और 500 के नोट क्यों बंद होने चाहिए, उनसे ही इसके बारे में सुनिए। और एक काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि हमारे देश में आजकल 1000, 500 और 100 के नोट बहुत ज्यादा चलते हैं। 50, 20, 10 के नोट बहुत कम है। कुल करेंसी का 85% 1000, 500, 100 के नोट है और 15% छोटे नोट है।
परिणाम उसका यह है कि पाकिस्तान जाली नोट बना के भारत में डालता रहता है। हर साल पाकिस्तान से 18-20 हजार करोड़ के जाली नोट आते हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, और वो भारत में मिला देते हैं। माने हर साल 15-20% नकली करेंसी आ जाती है इस देश। वो हमारा सिर दर्द है। राजीव जी के मुताबिक भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद आधारित किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एलोपैथी शरीर को नुकसान पहुंचाती है और इससे पैसा विदेश चला जाता है। इससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, देश का पैसा बाहर जाता है, विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर भारतीयों को बेचती है। राजीव दीक्षित जी ने भारतीय कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन भारतीय कंपनियां हैं और कौन नहीं। गाय के गोबर से ईंधन बनाने और गौ रक्षा की बात करते थे। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर राजीव जी का मानना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था, जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। अमेरिका में हुए 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को राजीव जी खुद अमेरिका द्वारा कराया गया हमला मानते थे। उनका दावा था कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, कोका कोला में तेजाब होने की बात भी करते थे और इसका लेबोरेटरी टेस्ट का रिपोर्ट भी उनके पास था। अपने एक व्याख्यान में राजीव जी ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र के बुलावे पर वे महाराष्ट्र में एक व्याख्यान करने गए थे, और ये पूरा बात उनसे ही सुनिए क्या कहते हैं ये। बंबई में मेरा एक व्याख्यान हुआ था जुहू में, और जुहू वो जगह है जहां हिंदुस्तान के ये फिल्मी हीरो हीरोइन ज्यादा रहते हैं। व्याख्यान कैसे हुआ? एक कोई फिल्मी हीरो है, उनका नाम है धर्मेंद्र। उन्होंने मेरे व्याख्यान के कैसेट सुने, मेरे व्याख्यान के कुछ 10 कैसेट निकले हैं, तो उन्होंने सुने और उन्होंने तुरंत फोन किया कि मैं राजीव दीक्षित से बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूं। तो कहने लगे आपके 10 कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गाड़ी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खत्म नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लगा आपको? मैं आपका एक व्याख्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर करिए, मैं आऊंगा। क्या आपकी फीस क्या है? मैंने कहा मैं फीस नहीं लेता कभी व्याख्यान के लिए। कहने लगा अच्छा फिर तो मुझे खुशी है, आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा, एक ही शर्त है कि जितने फिल्मी हीरो हीरोइन है उनको सबको बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो क्या हुआ, उनका एक बंगला है लोनावाला में, पूना और बंबई के बीच में, वहां उन्होंने व्याख्यान रखा। मैं गया, ज्यादा लोग तो नहीं आए, कुछ 25-30 लोग आए थे। उनके बीच में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत सारे सवाल पूछे। जब खत्म हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं एक सवाल पूछूंगा। तो हेमा मालिनी से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताओ कि लक्स से नहाती हो? नहीं। लाइफ बॉय से नहाती हो? नहीं। कैमे से नहाती हो? नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। मैंने कहा आप नहाती भी हो? तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती हूं, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती हूं। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती है तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता है। मैंने कहा क्या डर लगता है? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे, तो मेरी तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कोई भी फिल्मी हीरोइन साबुन से नहीं नहाती। क्यों? उसका कारण है जितने साबुन हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से, और कास्टिक सोडा शरीर की त्वचा के लिए बहुत खराब होता है। ऐसे कई बातें हैं इनके बारे में जिसको बताते बताते घंटों या दिन भी लग सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा उनके बारे में इस वीडियो में बता सकें। राजीव जी आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। वे आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू उपचार भी बताते थे। वे कहते थे कि हमारा जो किचन है, रसोईया, वहाँ पर इतने औषधि है कि ज़्यादातर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। राजीव दीक्षित जी के बारे में मौजूदा जानकारी के मुताबिक वो 2009 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए और उन्होंने ही रामदेव को देश की समस्याओं और काले धन के बारे में बताया, जिसमें रामदेव जी बहुत प्रभावित हुए और दोनों साथ में काम करने के लिए सहमत हो गए। राजीव दीक्षित और रामदेव ने शपथ ली कि हम केवल कुशल लोगों को मतदान करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लगाएंगे। इस आंदोलन के तहत राजीव जी और रामदेव बाबा ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे।
इस आंदोलन की शुरुआत से पहले आस्था चैनल पर राजीव दीक्षित जी और रामदेव बाबा दोनों के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते थे। दोनों ने कुछ समय तक साथ में काम किए और इससे पहले कि वे 2014 में एक नई पार्टी लेकर आते 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी की मौत हो गई। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजीव जी छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्यान देने थे। 26 से 29 नवंबर तक अलग अलग जगह व्याख्यान के बाद जब 30 को वे भिलाई पहुंचे तो वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। वहां से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें दुर्ग में रोका गया। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर वहां से अपोलो BSR हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया। इस दौरान राजीव जी के साथ मौजूद लोग और डॉक्टर्स का दावा है कि वो लगातार एलोपैथी इलाज के लिए मना करते रहे। राजीव जी की मौत के बाद उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई जहर दे दिया हो। उनके समर्थकों ने पोस्टमार्टम कराए जाने की भी जिद की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। साथ ही राजीव जी की बॉडी को वर्धा लाने के बजाय हरिद्वार में रामदेव जी के पतंजलि आश्रम में ले जाया गया और वहीं पर उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। हालांकि ये प्रकरण शांत होने के बाद खुद राजीव जी के परिवार ने भी दोबारा इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया और अब वे इस पर बात भी नहीं करते हैं। मौत के इतने वर्षों के बाद भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर राजीव जी के नाम पर कई पेज, चैनल चलाए जाते हैं। वैसे एक बात और छूट गई, राजीव जी की जन्म 30 नवंबर को हुआ था और उनकी मृत्यु भी 30 नवंबर को ही हुआ था। वैसे आप लोगों से कहना है कि आप इनकी वीडियो को देखिए और समझ में आएगा कि इनके जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है।